और उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट का असर कुछ इलाकों में दिखने लगा है। चमोली में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। हालांकि गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है, लेकिन ओले गिरने से फसलों पर भी संकट आ गया। सेब, आड़ू, खुमानी की फसलों को ओले गिरने से नुकसान हुआ है। रात से लगातार बारिश हो रही है और आज बताया जा रहा है कि पूरे दिन बारिश हो सकती है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं के परिणाम आज सुबह 11 बजे घोषित कर दिए जाएंगे और इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शिक्षा निदेशालय में मौजूद रहने वाले हैं। इसके लिए परिषद तैयारियों में जुट गया है। आज बोर्ड के जो 2,16,000 परीक्षार्थी थे, उनकी मेहनत का परिणाम आ जाएगा। इस बार 10वीं में करीब 1,10,000 और 12वीं में 1,06,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। बोर्ड का रिजल्ट www.upsc.uk.gov.in पर ये बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी स्टूडेंट्स को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हम आपको बता दें कि www.upsc.uk.gov.in पर बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सभी हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका रिजल्ट आएगा, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और सबका उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़े और प्रदेश और देश में और दुनिया में जाकर राज्य का और देश का नाम रोशन करें। बातचीत करने के लिए भारती सकलानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारती, आज सभी बच्चों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, रिजल्ट आने वाला है। इस बार क्या जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं या फिर क्या है, और इसको लेकर किस तरह की तैयारी है ताकि बच्चे अपना रिजल्ट सही से देख सके जल्द से जल्द? देखिए, वेबसाइट आपने बता दी नीलू, जिसकी डिटेल्स हमने अपने दर्शकों को बता दी है। ठीक 11 बजे अपलोड हो जाएगा इस वेबसाइट पर रिजल्ट। बच्चे अपना रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। आपने पूछा जल्दी आ रहा है रिजल्ट? जी हाँ, बिल्कुल जल्दी आ रहा है रिजल्ट, लेकिन इससे पहले संस्कृत शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जो परसों जारी हुआ, उसके बाद उत्तराखंड बोर्ड का भी रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है। सुबह ठीक 11 बजे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत निदेशालय में मौजूद रहेंगे और वहां पर रिजल्ट को घोषित करेंगे। इस बार की अगर हम बात करें तो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ आ रहा है और 2,16,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार 10th और 12th में एनरोल्ड है। जिसमें अगर हम 10th की बात करें तो 1,09,000 स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वही 12th में भी ऐसे ही तकरीबन 1,07,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने रिजल्ट का आज वेट है और वो ठीक 11 बजे खत्म हो जाएगा। 1200 से ज्यादा सेंटर्स पर इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने अपनी जो परीक्षाएं हैं वो करवाई थी, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि इस बार जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट में कुछ सुधार हुआ है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम लगातार ये देख रहे थे कि जो रिजल्ट है उसका ग्राफ गिर रहा था, क्योंकि छात्र संख्या की लगातार बात की जाती है। उत्तराखंड में अगर हम देखें पहाड़ों में टीचर्स की जहां कमी लगातार बनी रहती है, वहीं स्टूडेंट्स की भी संख्या काफी कम है। तो इस बार ये भी एक देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो रिजल्ट है वो पिछले साल के मुकाबले ठीक रहता है, कम रहता है, किस तरह का रिजल्ट रहेगा और उसके बाद इस पर एनालाइज किया जाएगा। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके रिजल्ट आज आने वाले। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे पर जबरदस्त अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि गर्मी के कारण नदी सूखी हुई है। लिहाजा अतिक्रमणकारियों ने नदी के एक किनारे पर कब्जा कर लिया है और कच्चे स्ट्रक्चर वहां पर बना दिए गए हैं। प्रशासन ने इन्हें हटाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया था। इसकी मियाद शनिवार को यानी कि आज खत्म हो रही है। लिहाजा आज अतिक्रमण और प्रशासन का डंडा चल सकता है। बातचीत करने के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज तक का वक्त दिया गया था जो अवैध अतिक्रमण किया गया है गौला नदी के आसपास का, तो क्या आज हम ये मान के चले कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको आज से हटाने का काम शुरू हो जाएगा?
देखिए नीलू, जरूर, क्योंकि आज अतिक्रमण हटाने का अंतिम दिन है, यानी एक तरीके से जो अल्टीमेटम का दिन है वो खत्म हो रहा है, तो इसलिए प्रशासन का साफ कहना है कि आज वो अतिक्रमण हटाएंगे। इसकी तैयारी तो पूरी है कि यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा, क्योंकि आम दिनों में तो ये नदी सूखी रहती है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, बिल्कुल सूखी हुई नदी है। लेकिन बरसात के दिनों में बिल्कुल रौद्र रूप में आती है और ये प्रदेश की सबसे बड़ी खनन नदी है। और इसके किनारे पर जो अतिक्रमण है, हमने पहले भी देखा है कि अतिक्रमण के कारण किस तरीके से बनभूलपुरा की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहां पर 4000 से ज्यादा लोग सरकारी जमीन पर आकर के बस गए हैं, और ठीक उसी तरीके का अतिक्रमण हमें बिल्कुल गौला नदी के किनारे भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर लोग अपनी झुग्गियां बना के बैठ गए हैं, कुछ कच्चे स्ट्रक्चर्स लोगों ने बना दिए हैं, कुछ ने तो पक्के स्ट्रक्चर तक बना दिए हैं। और पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पर जो भीतर का इलाका है, थोड़ा रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पर तो पक्के कंस्ट्रक्शन भी हो गए हैं। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट है, और जो फॉरेस्ट की टीम है उसने लगातार पिछले दिनों यहाँ पर लोगों से कहा है भी कि आप अतिक्रमण हटाइए। और आज एक तरीके से प्रशासन का जो अल्टीमेटम का दिन है वो खत्म हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि आज प्रशासन कार्रवाई कर सकता है और इस अतिक्रमण को हटा सकता है। चलिए ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज 18 की खबर के बाद नैनीताल में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। आरटीओ विभाग ने शहर में चल रही अवैध टैक्सियों पर कार्रवाई की है। 25 से 30 टैक्सी चालकों का 5 से 7 हजार तक का चालान काटा गया। ये सभी वो गाड़ियां हैं जो कि नैनीताल में प्रतिबंधित है या फिर बाहरी जिलों की हैं, जिन्हें नैनीताल टोल टैक्स का पास पालिका से हासिल किया था। आरटीओ विभाग ने इन सभी गाड़ियों को नैनीताल के 12 पत्थर पंगूट रोड के साथ अन्य सड़कों पर पकड़ा है और सभी गाड़ियों को शहर के बाहर शिफ्ट करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि उनका परमिट नैनीताल का नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही न्यूज 18 ने नैनीताल से बाहरी जिलों के टैक्सी चालकों द्वारा पालिका के पास बनाए जाने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। ये गाड़ी ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी 2019 में, परमिट लिया मैंने अपनी गाड़ी का 2011 का, 10-30 नंबर थी, समझिए मेरे पास गाड़ी का, उसका परमिट मैंने इस पे लगाया अंदर, क्योंकि मुझे आने जाने की दिक्कत होती है। साथ साथ कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बाहर की हैं, जैसे UK01 हो, UK02 हो, UK05 हो, हल्द्वानी नैनीताल शहर से बाहर की गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, 2017 से भी पुरानी गाड़ियाँ हैं, लेकिन जो है उन्होंने अपने नाम पे करके नैनीताल शहर में चला रहे हैं वो गाड़ियाँ। उनके पास वो भी अलाउ नहीं है यहाँ पे जनरली, तो उनके लिए भी यहाँ पे शहर से बाहर वो चलें, अंदर वो अलाउ नहीं है, तो उनके लिए ही मेनली अभियान था। और लापरवाह अफसरों के साथ साथ सालों से डेपुटेशन पर दूसरे विभाग में जमे अफसरों के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन शुरू हो गया है। शुरुआत PMGSY से हुई है। यहां मुआवजा वितरण से लेकर सड़क से जुड़े अन्य कामों में लापरवाही बरतने पर कुमाऊं रीजन के चीफ इंजीनियर SN सिंह समेत 6 इंजीनियर पर गाज गिरी है। सीएम धामी के निर्देश पर यह एक्शन हुआ है। SN सिंह का डेपुटेशन खत्म हो गया था, उनके मूल विभाग सिंचाई विभाग में वापस उनको भेज दिया गया है। सड़क से भी जुड़े एक अन्य केस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मीना भट्ट, असिस्टेंट इंजीनियर संजय तिवारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम धामी ने पिछले दिनों प्रदेश की 14 सड़कों और एक नगर पंचायत का नाम बदलने का निर्णय लिया, जिसके बाद कुछ नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के अध्यक्षों ने भी नाम बदलने शुरू कर दिए। लेकिन अब नाम बदलने की ताकत सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। सीएम धामी ने पिछले दिनों कुछ सार्वजनिक जगहों के नाम क्या बदले, नगर निकायों के मुखियाओं की इच्छाओं को जैसे पंख लग गए। इन्होंने अपनी बोर्ड बैठक में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पास कर नए नए नामकरणों की झड़ी सी लगा दी। सड़कों और चौक चौराहों का नया नाम रखने का सिलसिला सा शुरू हो गया। ऐसे में शासन ने इस प्रक्रिया पर अब रोक लगा दी है। शासन की अनुमति से ही अब नए नामकरण करने का आदेश हुआ है। हालांकि निकायों के मुखिया कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है और इस पर सरकार के सामने वे अपना पक्ष रखेंगे। अब ये सरकार के लोग बता पाएंगे, जिन जो ऑर्डर दे रहे हैं वो बता पाएंगे, जो आदेश दे रहे हैं वो बता पाएंगे। अब इस बारे में मैं क्या कहूँगा, मैं तो केवल हल्द्वानी के जनसेवक के रूप में, हल्द्वानी के सेवक के रूप में मुझे हल्द्वानी की जनता ने
मेयर चुना है, मेरा केवल एक उद्देश्य है कि मैं जिस शहर ने मुझे चुना है, जिस शहर ने मुझे मेयर बनाया, मैं उसकी सेवा करूं। और आगे भी जारी रहेगा नाम परिवर्तन? निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगा। हम सरकार से भी बात करेंगे, हमारी सरकार भी अपनी, हम सब सरकार के लोग हैं। दरअसल इस निर्णय के पीछे एक बड़ी वजह है। 11 नगर निगमों में से भले ही 10 पर बीजेपी का कब्जा हो, लेकिन नगर पंचायतों और पालिकाओं के चेयरमैन पद पर निर्दलीय और दूसरे दलों के नेताओं का दबदबा है। लिहाजा उन्हें सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा और वे इसे अपने कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप मान रहे। सरकार से कहना चाहता हूं कि कोई भी निकाय, राज्य के अंदर कोई भी निकाय, वो एक स्वतंत्र बॉडी है और उसके अंदर जो भी नाम परिवर्तन होने या इस प्रकार के जो भी काम होने हैं, उसकी समस्त शक्तियां उस निकाय के बोर्ड के अंदर निहित है। यदि सरकार इस प्रकार से निकायों के अंदर अपना हस्तक्षेप करेगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि अपना ये जो फैसला है इसको वापस लें। जाहिर है, गली मोहल्लों का नाम रखना हो या अपनी मालिकाना वाली सड़कों के नाम बदलने हो, ये काम नगर निगम, पालिका और पंचायतों का ही है। लेकिन सरकार ये काम भी अब अपनी पसंद से करना चाहती है। लिहाजा इन निकायों के मुखिया इसके खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी अब खुले तौर पर मुसलमानों के बीच जाने वाली है। पिछले 12 साल का वक्फ का लेखा जोखा मुसलमानों के सामने लेकर जाया जाएगा और इसके लिए बीजेपी के मुसलमान कार्यकर्ताओं ही पार्टी लाइन में काम करेंगे। देहरादून में बीजेपी ने इसे लेकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी का यहां मुस्लिम महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने सख्त संदेश दिया कि वक्फ बोर्ड के चलते गरीब मुस्लिमों को फायदा नहीं मिला और अब ये आगे नहीं चलेगा। अब पूरे राज्य में बीजेपी के वर्कर जाएंगे। वक्फ बोर्ड की 39 लाख एकड़ जमीन का फायदा गरीब मुस्लिमों को मिलकर समझाएंगे कि आखिर किस तरह से ये फायदा पहुंचाने वाला है। सीएम धामी ने कहा कि देश की जमीन अब गरीब मुस्लिमों के काम आएगी। पहले वक्फ के नाम पर संपत्तियों को कब्जा किया जा रहा था, अब एक इंच का सदुपयोग हो सकेगा। 2013 तक 18 लाख एकड़ की जमीन वक्फ के पास थी, लेकिन 13 साल में 39 लाख एकड़ जमीन हो गई है, लेकिन किसी गरीब को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा है। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं, लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में जमीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने पर मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल आपत्ति जता रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संत भी इसको लेकर अपनी राय रख रहे हैं। जहां कुछ साधु संत हिंदू सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने को सही मान रहे हैं और इसे निष्पक्षता बढ़ाने वाला बता रहे हैं, तो वहीं कुछ संत इसे गलत बताते हुए सरकार को ऐसे निर्णय से बचने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि इससे आगे चलकर मुस्लिम भी हिंदू संस्थानों में प्रवेश की मांग कर सकते हैं। ये मत से मैं जहाँ तक देखता हूँ, मेरी दृष्टि से ये उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की अगर मांग सरकार करती है तो कल वो लोग मांग करेंगे हिंदुओं की ट्रस्ट में मुसलमानों को होना चाहिए, फिर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मुसलमान और के अलावा दूसरे ईसाइयों को भी होना चाहिए, फिर ईसाइयों की जो कम्युनिटी है वो भी कहेगी, तो ये कहीं न कहीं विवाद का विषय बनेगा। इससे सरकार को बचना चाहिए। ये ऐतिहासिक निर्णय है, इससे जो मुस्लिम समुदाय है उसको लाभ मिलेगा। इससे जो गलत तरीके से ज़मीनों को हथियाई गई थी उस पे एक बहुत अच्छा कदम इस पे आने वाला है और इसका फ़ायदा पूरा मुस्लिम समाज को मिलेगा। सरकार का जो ऐतिहासिक कदम है वो मुस्लिमों के लिए है, उसमें मुस्लिम समुदाय को ही लाभ मिलेगा और हम इस सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। विरोध नहीं करना चाहिए, सदा हर एक चीज़ को जो है सकारात्मक भाव से लेना चाहिए
उनके हित में वो कदम बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तीर्थों का राजा है, जब हमारे वहाँ मेला प्रभारी आजम खान हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं के रहने से कौन सी दिक्कत आ रही है। मैं कहना चाहूँगा कि ये राजनीति छोड़कर जो सरकार काम करे बहुत अच्छा काम कर रही है, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जितने ये ठेकेदार बने हुए सब ने कब्जाई हुई है, ये लोग परेशान है। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानूनों में संशोधन किए जाने के बाद इस पर राजनीति गरमाई हुई है। विरोधी राजनीतिक दल और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। नए संशोधित कानूनों के तहत जो वक्फ बोर्ड है उसमें हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसको लेकर भी काफ़ी विरोध किया जा रहा है, इस पर भी आपत्ति दर्ज की जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार के धर्माचार्यों का, धर्म गुरुओं का इस पर क्या कहना है, इसकी क्या प्रतिक्रिया है, हम आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में डेंगू का लार्वा अपना असर दिखाने लगा है। राजधानी देहरादून में जहां डेंगू पेशेंट सामने आने लगे हैं, वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 50 बेड का डेंगू वार्ड बना दिया गया है। मेडिसिन विभाग के फिजिशियन डॉक्टर जसकरण बजाज को हॉस्पिटल में डेंगू नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही महंत इंद्रेश अस्पताल की इमरजेंसी और ब्लड बैंक को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल 9 डेंगू पॉजिटिव मरीज का इलाज इस वक्त अस्पताल में चलाया जा रहा है। आज जिम कॉर्बेट की 70वीं पुण्यतिथि है और इस दिन आपको एक ऐसी कीवी बोट दिखाते हैं जिसे कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट पर संरक्षित किया गया, जो एक साहसिक व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखाता है। देखिए जरा ये खास रिपोर्ट। एशिया के पहले नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही न्यूजीलैंड के साहसिक शख्स एडमंड हिलेरी की याद भी यहां से जुड़ी हुई है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह करने वाले हिलेरी ने सागर से आकाश तक एक अभियान शुरू किया था, जिसमें वो गंगा नदी के अंत से गंगा के उद्गम तक जाना चाहते थे। लेकिन नंदप्रयाग के पास उनको अपना ये अभियान नदी के संकरी होने के चलते छोड़ना पड़ा। इस अभियान में 3 बोट काम में ली गई थी, जिनमें एडमंड हिलेरी बोट को वो खुद चला रहे थे। इस बोट को अब कॉर्बेट के धनगढ़ी म्यूजियम के पास संरक्षित किया गया है, जिसे यहां आने वाले पर्यटक देख सके। बेसिकली इस बोट का इस्तेमाल जो किया जाता था पेट्रोलिंग के लिए किया जाता था, ताकि कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट वगैरह के लिए जो यहाँ पे जंगली जानवर हैं या उनको देखभाल के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस बोट का इस्तेमाल किया जाता था। और ये बोट देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये जो सर एडमंड हिलेरी थे जिन्होंने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी पहली बार, ये उनकी बोट है। और इस बोट का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कीवी है इसका नाम। इसने काफी वर्ष तक जो है यहाँ पर नदी में जो रामगंगा जलाशय है गश्त के रूप में उपयोग होती रही, और बाद में यह बोट जो है संरक्षित स्मारक के रूप में जो है धनगढ़ी म्यूजियम पर रखी गई है। ये प्रेरणा देती है लोगों को कि भाई किस तरीके से आप जो है पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता जो है साहसिक पर्यटन के माध्यम से पैदा कर सकते हैं। कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि ये एक अमूल्य धरोहर है। ये जेट बोट कभी कॉर्बेट पार्क की सुरक्षा में प्रयोग में लाई गई थी, जिससे वन और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। ये बोट एडमंड हिलेरी ने 1977 में भारत सरकार को दी। सरकार ने 1979 में इसे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट को दे दिया, जिसे लोगों की जानकारी के लिए यहाँ संरक्षित किया गया है। जब वो बोट अपने उसका जो यूज था वो खत्म हो गया या अपनी उसने उम्र जो थी उसको पूरा कर ली, तो उसके बाद उस हिस्ट्री के पीस को प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए उस बोट को आज हमारा जो धनगढ़ी म्यूजियम है उसके बाहर रखा गया है, ताकि जो लोग वहां पर आते हैं उनको भी उस बोट के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिल पाए। एक ऐतिहासिक शख्स की ये यादगार बोट अब ऐसे ऐतिहासिक पार्क में धरोहर है जिसका अपना इतिहास और वर्तमान भी स्वर्णिम है। ऐसे में जिम कॉर्बेट की पुण्यतिथि में उनके साथ ही हमें एडमंड हिलेरी की याद यहाँ तक ले आई। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देवबंद रुड़की नई रेल लाइन परियोजना की 29 किलोमीटर लंबाई को रेल संरक्षण आयुक्त यानी CRS की मंजूरी मिल गई है। इस खंड पर हाल ही में 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल किया गया। इस नई लाइन के चालू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच रेलवे की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा समय से पूरी हो जाएगी, इसमें कमी भी आएगी। यानी मंजूरी मिलने पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। तो अच्छी खबर, दिल्ली और देहरादून के बीच दूरी कम होगी, घंटे कम हो जाएंगे और इसका जल्द ही अब ट्रायल भी हो जाएगा। तो देवबंद रुड़की नई रेल लाइन को अब मंजूरी मिल गई है। रेल लाइन को CRS से मंजूरी मिल गई है। 29 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन को अब ये मंजूरी, और कुछ दिन पहले इसका स्पीड ट्रायल भी किया गया था। और अब मंजूरी मिलने के बाद एक बड़ी खबर, जिसके बाद सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उत्तरकाशी के नेलांग घाटी से सूर्य देवभूमि चैलेंज के तहत एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई। भारतीय सेना ने 3 दिवसीय इस साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें 105 किलोमीटर की साइकिल रैली शुरू हुई। इसमें नेलांग से गंगोत्री और फिर हर्षिल की भटवाड़ी तक चलाई जाएगी, जिसमें 140 लोग शामिल हुए। इस सेना और स्थानीय लोग शामिल हैं। साइकिलिंग के बाद फिर रन शुरू होगी, जिसमें शनिवार को सुबह भटवाड़ी से पर्वतीय पैदल हिमालयी रास्तों और खड़ी चढ़ाई पर 37 किलोमीटर की रनिंग बुढ़े केदार तक शुरू होगी और फिर तीसरे दिन गुतू तथा अगले दिन सोनप्रयाग के लिए ये रवाना कर दी जाएगी। इस सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस और ड्रोन से भी निगरानी इस साइकिल रेस पर रखी जा रही है।